हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बजट एवं आर्थिक विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पूर्व में एनटीए नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और एमपी में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहाँ पर हम विभिन्न पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? हमारे ऑप्शन है, पहला सेवा क्षेत्र के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को सीमित करना, दूसरा स्वास्थ्य तथा कल्याण, तीसरा मानव पूंजी का सबलीकरण और चौथा नवप्रवर्तन एवं शोध तथा विकास। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है कि 2021-22 में किसको सम्मिलित नहीं किया है। अगर हम उन 6 स्तंभों की बात करें जिनमें जो संघीय बजट में सम्मिलित किए गए हैं वो निम्न है। पहला स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत का समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन, पांचवा है नवाचार अनुसंधान एवं विकास और छठवां है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इन सभी को जो है वो संघीय बजट 2021-22 में सम्मिलित किया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, शून्य आधारित बजटन किस पर बल देता है, जिसे ZBB भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, पहला लागत लाभ शर्तों पर आधारित संसाधनों पर आधारित आवंटन, दूसरा है असीमित घट की वित्त व्यवस्था, तीसरा स्केच से नया बजट और अधिकार तैयार करना, चौथा है व्यय के इतिहास की उपेक्षा करते हुए बजट तैयार करना। तो यहाँ पे हमें कोड दिया गया है कि पहले में दिया है A, B और C, दूसरे में A, B और D, तीसरे में A, C और D और चौथे में केवल C और D। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A, C, D। इसका मतलब A, C और D। शून्य आधारित बजटन का प्रवर्तन पीटर पायर ने 1970 में किया। सार्वजनिक बजटिंग के क्षेत्र में ZBB का प्रयोग 1973 में जिम्पी कार्टर ने किया, जब वे जॉर्जिया में गवर्नर थे। भारत में शून्य बजटिंग की शुरुआत 1986 में सार्वजनिक बजट के निर्धारण के संबंध में की गई, पर बजट के अस्त्र के रूप में इसे सन 2000 और 2001 से लागू किया गया, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने 1999 और सन 2000 में की थी। शून्य आधारित बजटन निम्न पर बल देता है, पहला लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित संसाधनों पर आवंटन, दूसरा स्केच से नया बजट तैयार करना और तीसरा व्यय के इतिहास की उपेक्षा करते हुए बजट तैयार करना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से भारत में सकल राजकोषीय नीति को परिभाषित करता है? ऑप्शन है हमारे, पहला राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व का व्ययाधिक्य, दूसरा पूंजी प्राप्तियों पर पूंजी व्यय के मध्य अंतर, तीसरा कुल सरकारी उधारी ब्याज भुगतान और चौथा है राजस्व प्राप्तियां धन गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व प्राप्तियां धन गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय, जिससे हम बोल सकते हैं राजस्व धन पूंजीगत की उधार छोड़कर, तो इन सारी चीज़ों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर है उसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन है, पहला अधिशेष बजट, दूसरा असंतुलित बजट, तीसरा संतुलित बजट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलित बजट, जिसे बैलेंस्ड बजट भी कहा जाता है। वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर हो उसे संतुलित बजट कहते हैं। जब बजट अवधि में आयगत प्राप्तियां और आयगत व्यय बराबर हो तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। यह एक आदर्श व्यवस्था होती है जिसका पालन
करना बड़ा कठिन होता है। 5वां प्रश्न है, यदि उधार और अन्य देयताएं बजटीय घाटा में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होता है। ऑप्शन है, पहला प्राथमिक घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा पूंजीगत घाटा और चौथा आगम घाटा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। यदि कुल सार्वजनिक व्यय में से उधार एवं अन्य देयताओं को छोड़कर कुल सार्वजनिक व्यय को घटा दिया जाए तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय ऋण, इसमें एक बार लिख लेते हैं, राजकोषीय घाटा, इसमें कुल हमारा व्यय आ जाएगा, कुल व्यय में से हमको क्या घटाना है, कुल आय घटानी है, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे हमें विशेष रूप से याद रखना है कि वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने राजकोषीय घाटे की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया था। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? पहला, सरकार द्वारा पार्टियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति, दूसरा सार्वजनिक उद्यमों का लाभांश और लाभ, तीसरा जनता से सरकार की उधारियां और चौथा है संपत्ति कर प्राप्ति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकार की उधारियां। पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला, ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लाती हैं। दूसरा, ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार द्वारा संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती हैं, जैसे विनिवेश से प्राप्ति, ऋण की वापसी, जनता से सरकार की उधारियां सरकारी बजट में पूंजी प्राप्तियों में दिखाई जाती हैं। 7वां प्रश्न है, बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। पहला, राजस्व धन सरकार की निवल उधारियां, दूसरा बजटीय घाटा धन सरकार की निवल उधारियां, तीसरा है पूंजी घाटा धन राजस्व घाटा और चौथा है प्राथमिक घाटा ऋण पूंजी घाटा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजटीय घाटा धन सरकार की निवल उधारियां। राजकोषीय घाटा वह समग्र घाटा है जो सरकार की समग्र वित्तीय आय जैसे समग्र प्राप्तियां, सरकार ऋण को भी सम्मिलित किया जाता है जो आय नहीं है। सरकार पर आय को वापस करने का दायित्व नहीं रहता है। समग्र आय के ऊपर समग्र व्यय का आधिक्य ही राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटे को हम निवल उधारियों में, अगर हम 2022-23 की बात करें तो राजकोषीय घाटा हमारा आंकलित किया गया था 6.4%। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना संघीय बजट 2017-18 में समाप्त कर दी गई है? हमारे ऑप्शन है, पहला अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना, दूसरा शुल्क मुक्त आयात अनुज्ञप्ति योजना, तीसरा है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र योजना और चौथा है निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत योजना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत योजना। निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत योजना 2015-20 की अवधि में लागू रही और इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। 9वां प्रश्न है, भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष अपनाया गया था? हमारे ऑप्शन है 1957 से 1958 के बीच, दूसरा है 1967 से 68 के बीच, तीसरा है 1977 से 78 के बीच और चौथा है 1987 से 88 के बीच में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 से 1988 के बीच में भारत में शून्य बजट अपनाया गया। शून्य बजट को विकसित करने का श्रेय पीटर पायर को जाता है।
शून्य आधार बजट में पिछले वर्षों के व्यय को ध्यान में न रखकर कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। कार्य अथवा परियोजना के औचित्य को ध्यान में रखकर धनराशि का आवंटन किया जाता है। 10वां प्रश्न है, सरकारी बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी प्राप्तियां हैं? हमारे ऑप्शन है, पहला, सरकार द्वारा अन्य पक्षों को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां। दूसरा है लोक उद्यमों का लाभांश और लाभ। तीसरा है जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। और चौथा है संपत्ति कर प्राप्तियां। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। 1800 भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। 1860 में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया था। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे बजट कहा जाता है। सरकारी बजट में निम्नलिखित प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। पहला, ऋणों की प्राप्ति। दूसरा, विनिवेश। तीसरा, जनता से लिया गया ऋण। और चौथा, भविष्य निधि। 11वां प्रश्न है, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। हमारा पहला ऑप्शन है बजट का जेंडर विश्लेषण। दूसरा, महिलाओं के लिए एक अलग बजट तैयार करना। तीसरा, भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में जेंडर बजटिंग को अपनाया था। यहाँ पे हमारे कूट दिए गए हैं। पहला, ए और बी सही है। दूसरा, ए और सी सही है। तीसरा, बी और सी सही है। और चौथा, ए बी सी सही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार इस बात पर बल दिया गया कि बजट में लैंगिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया जाए तथा सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों में निर्धारित कोषों का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वर्ष 2005 और 6 में देश का पहला लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया। एक लैंगिक बजट का अर्थ है एक ऐसी प्रणाली जिसमें बजट के आंकड़ों को इस प्रकार व्यक्त किया जाए जिससे लैंगिक संवेदनशीलताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती हैं। और भारत में लैंगिक बजट के लिए आंकड़ों को दो अलग अलग प्रकारों से व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसे कार्यक्रम जहां कुल आवंटित राशि का 30% भाग महिलाओं के लिए आवंटित किया गया हो। और दूसरा, ऐसे कार्यक्रम जहां आवंटन 100% महिलाओं के लिए किया गया हो। 12वां प्रश्न है, प्राथमिक घाटे की माप निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है, पहला, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। दूसरा, बजट घाटा ब्याज भुगतान। तीसरा, बजट घाटा धन कुल उधार ऋण राशि। और चौथा है कुल राजस्व ऋण कुल राजस्व प्राप्तियां। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाले घाटे को प्राथमिक घाटा कहते हैं, जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। यदि ब्याज भुगतान का आकार राजकोषीय घाटे के समान हो तो प्राथमिक घाटा कैसा होगा? शून्य। 13वां प्रश्न है, जेंडर बजटिंग से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है, पहला, महिलाओं के लिए पृथक बजट। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण। तीसरा, महिलाओं के प्रति भेदभाव के लिए उपकरण। और चौथा, पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक बजट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला सशक्तिकरण के लिए उपकरण। जेंडर बजटिंग की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग ऑस्ट्रेलिया ने 1884 में किया था, जिसका अभिप्राय सार्वजनिक व्यय और नीति के ज्ञान में जेंडर से संबंधित मुद्दों की खोज था। 14वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा घाटा युग्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पहला राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, दूसरा राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, तीसरा बजट घाटा और राजकोषीय घाटा और चौथा है चालू खाता और राजकोषीय घाटा। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चालू खाते के अंतर्गत ऐसे मदों से संबंधित प्राप्तियां तथा व्ययों को शामिल किया जाता है जो सरकार के नहीं होते तथा जो सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों में परिवर्तन नहीं लाते। ये सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में परिवर्तन लाते हैं। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार के व्यय एवं आय के वास्तविक अंतराल को व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार पर ऋणों के बोझ में होने वाली शुद्ध वृद्धि से है। 15वां प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रत्येक मद के पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है पहला निसंपन्नता बजटन, दूसरा नव बजटन, तीसरा डेबिट नामे बजटन और चौथा ऑप्शन है हमारा शून्य आधारित बजटन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्पन्नता बजटन। शून्य आधार बजट का प्रतिपादन पीटर पायर ने 1970 में किया। यह भी हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मद पर पुनः विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नवीन मद माना जाए और एक नए सिरे से मूल्यांकन करना ही शून्य प्रणाली बजटन कहलाता है। इसमें बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं तथा गत वर्ष के व्यय के संबंधी आंकड़ों को महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रणाली में इस आधार पर कार्य प्रारंभ किया जाता है कि अगली अवधि के लिए जो बजट है वह शून्य है। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते में गैर योजना राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। हमारे ऑप्शन है पहला ब्याज भुगतान, दूसरा उपदान, तीसरा सहायता अनुदान। यहाँ पे हमें कुछ कूट दिए गए हैं। पहला और दूसरा सही है, दूसरा पहला दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा पहला और दूसरा सही है और चौथा पहला दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, मतलब जो तीनों दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे अगर हम स्टार्टिंग से ही बात करें तो पहला तो हो गया हमारा ब्याज भुगतान, दूसरा हो गया हमारा उपदान, तीसरा हो गया हमारा रक्षा पर राजस्व व्यय, चौथा हो गया ऋण की माफ़ी और लास्ट हो गया हमारा सहायता। 17वां प्रश्न है, यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? हमारे ऑप्शन है पहला राजस्व घाटा, दूसरा सकल प्राथमिक घाटा, तीसरा पूंजीगत घाटा और चौथा बजटीय घाटा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल प्राथमिक घाटा। यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाए तो शेष सकल प्राथमिक घाटा बचता है। एक वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए संपूर्ण मदों में ब्याज भुगतान एक ऐसा मद है जो कि संबंधित वर्ष के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि यह विगत वर्ष में लिए गए ऋणों के लिए किया जाता है। यदि ब्याज भुगतान का आकार राजकोषीय घाटे के समान हो तो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाता है, क्योंकि लिखा जाता है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। इस तरीके से जो है वो इसे ज्ञात किया जाता है। 18वां प्रश्न है,
राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से तदात्म्य रखता है। ऑप्शन है पहला बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताएं, दूसरा कुल परिव्यय प्राप्त आय, तीसरा बजट घाटा लोक उधार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार देयताएं। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताओं से तदात्म्य रखता है। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार के व्यय एवं आय के वास्तविक अंतराल को व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार पर ऋणों के बोझ में होने वाली शुद्ध वृद्धि से है। इसका उच्च स्तर ऋणों के बोझ एवं अतिरिक्त ब्याज अदायगी को स्पष्ट करता है। 19वां प्रश्न है कुल आगम और कुल व्यय के बीच अंतर क्या कहलाता है। हमारे ऑप्शन है पहला पूंजीगत घाटा, दूसरा आगम घाटा, तीसरा राजस्व घाटा और चौथा बजटीय। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बजटीय। कुल आगम और कुल व्यय के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। राजस्व घाटे के शेष तथा पूंजी खाते के शेष को जोड़ देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे बजटीय शेष कहा जाता है। बजटीय शेष बराबर राजस्व खाते का शेष धन पूंजी खाते का शेष। इस प्रकार धनात्मक बजटरी शेष बजट आधिक्य को प्रदर्शित करेगा, जबकि ऋणात्मक बजटरी शेष बजटरी घाटे को जो है प्रदर्शित करता है। 20वां प्रश्न है विदेशियों से उधार लेने को क्या कहा जाता है। पहला वस्तुओं का निर्यात, दूसरा एक तरफी या अप्रतिदत्त प्राप्तियां, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां और तीसरा चालू प्राप्तियां। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत प्राप्तियां। विदेशियों से उधार लेने को पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत खाते के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां वे हैं जो सरकार के नहीं होते तथा जिनकी प्रकृति आयगत नहीं होती, बल्कि ये सरकार की देयताओं जिन्हें हम लायबिलिटीज भी कहते हैं उसमें वृद्धि लाते हैं। 21वां प्रश्न है भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। हमारे ऑप्शन है पी चिदम्बरम, दूसरा मनमोहन सिंह, तीसरा वीपी सिंह और चौथा जसवंत सिंह। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह। भारत में पहली बार शून्य बजट 1987-88 में वीपी सिंह वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ। शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन जो है वो पीटर पायर ने 1970 में किया था। 22वां प्रश्न है भारतीय बजट के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हमारे ऑप्शन है पहला आय का घाटा, दूसरा बजटीय घाटा, तीसरा वित्तीय घाटा और चौथा प्राथमिक घाटा। यहाँ पे हमारे कोड दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तीसरा दिया गया है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। और लास्ट में दिया गया है तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। भारतीय बजट में अगर हम इसे आरोही क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा बजटीय घाटा, दूसरे नंबर पे आता है आय का घाटा, तीसरे पे आता है प्राथमिक घाटा
और चौथे नंबर पे आता है हमारा बजटीय घाटा। 23वां प्रश्न है, शून्य आधारित बजट प्रणाली की निम्नलिखित में से किसको महत्व देती है? ऑप्शन है पहला असीमित हीनार्थ प्रबंधन, दूसरा व्यय के इतिहास को नकारते हुए बजट की तैयारी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यय के इतिहास को नकारते हुए बजट की तैयारी। शून्य आधार बजट तकनीक में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं तथा गत वर्ष के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये हम पहले भी जान चुके हैं। शून्य आधार इस प्रकार अगर हम ये देखें तो ये व्यय के इतिहास को पूर्ण तरीके से नकार देता है, क्योंकि इसमें पिछला कुछ भी नहीं देखा जाता, सारी चीज़ों को एक नए स्तर से प्रारंभ किया जाता है। हमारा 24वां प्रश्न है, यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? हमारे ऑप्शन है पहला साख अनुदान, दूसरा अनुपूरक अनुदान, तीसरा लेखा अनुदान और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखा अनुदान। यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित ना हो सके तो सरकारी व्यय लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है। यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक पारित होने से पहले ही रुपये की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 का, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, 116 का के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि की मंजूरी मिल जाती है। 25वां प्रश्न है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया जाता है? हमें यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा योजना आयोग और चौथा है हमारा वित्त आयोग। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। भारत सरकार ने इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा प्रायः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़ों को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व संसद में पेश करते हैं। 26वां प्रश्न है, प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है? हमारे ऑप्शन है पहला राजकोषीय घाटा जमा ब्याज भुगतान, दूसरा राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान, तीसरा सकल प्राप्तियां ऋण सकल व्यय और चौथा है सकल व्यय ऋण सकल कर राजस्व। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान। एक वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए संपूर्ण मदों में ब्याज भुगतान एक ऐसा मद है जो निम्नलिखित वर्ष के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि यह विगत वर्ष के लिए गए ऋणों के लिए किया जाता है। अतः यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाले घाटे को प्राथमिक घाटा कहते हैं, जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है। 27वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट में हुआ। हमारे ऑप्शन है पहला 1998 से 1999, दूसरा 1999 से
सन 2000, तीसरा है 2001 से 2002 और चौथा है 2002 से 2000। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 से 2003। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट 2002 और 3 में हुआ। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी वर्ष में देश के सर्वाधिक निर्धनता वाले जिलों के बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए शुरू की गई। योजना के पहले चरण में देश के 130 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान करने और योजना की रूपरेखा बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया। 28वां प्रश्न है, बजट का एक यंत्र है। हमारे ऑप्शन है, पहला राजकोषीय नीति का, दूसरा मौद्रिक नीति का, तीसरा आर्थिक नीति का और चौथा निर्यात नीति का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति का। बजट फ्रांसीसी शब्द बजटे से बना है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक विवरण प्रपत्र है जिसमें विगत वर्ष की आय एवं व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। दूसरे शब्दों में बजट विगत वर्ष एवं चालू वर्ष के वित्तीय लेखों का और आगामी वर्ष की आय व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रपत्र होता है। 29वां प्रश्न है, लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ की गई? ऑप्शन है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्वीडन और चौथा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। जेंडर बजटिंग जो का सबसे पहले प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जेंडर बजटिंग से आशय जेंडर की दृष्टि से बजट के सार्वजनिक व्यय प्रारूप को तैयार करना है जिससे यह माना जा सके कि सार्वजनिक व्यय का कितना भाग स्त्रियों तथा बच्चियों के लिए आवंटित है तथा कौन कौन सी योजनाएं इससे संबंधित हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? हमें ये बताना है कि कौन सा व्यय जो है एक पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, पहला सब्सिडी, दूसरा ब्याज भुगतान, तीसरा प्रतिरक्षा व्यय और चौथा अवस्थापना के विकास पर व्यय। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवस्थापना के विकास पर व्यय। योजनागत व्यय वास्तव में केंद्रीय योजना को पूरा करने के लिए दी गई बजटीय सहायता को व्यक्त करता है। इसमें राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता भी सम्मिलित है, जबकि ब्याज अदायगी, सब्सिडी, वेतन, सुरक्षा, पेंशन आदि गैर योजनागत व्यय कहलाता है। वर्तमान में योजनागत व्यय तथा गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है तथा इसे विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय में बांटा गया है। 31वां प्रश्न है, किसके द्वारा प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति लोकप्रिय किया गया है? ऑप्शन है, पहला एडम स्मिथ के द्वारा, दूसरा जेबी से के द्वारा, तीसरा जेएम किंग्स के द्वारा और चौथा डाल्टन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेएम किंग्स के द्वारा। प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति को जेएम किंग्स द्वारा लोकप्रिय किया गया। राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने में प्रायोगिक राजकोषीय कार्य करती है। इस अवधारणा का विकास मूलतः जेएम किंग्स की एक पुस्तक थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, उसमें किया जाता है। 32वां प्रश्न है, कर की दरों में परिवर्तन
उपकरण है, ऑप्शन है पहला मॉनेटरी पॉलिसी या जिसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, दूसरा फिस्कल पॉलिसी जिसे राजकोषीय नीति कहा जाता है, तीसरा है लेबर पॉलिसी जो श्रम नीति का है, और चौथा पॉपुलेशन पॉलिसी जिसे हम जनसंख्या नीति के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। कर की दरों में परिवर्तन राजकोषीय नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनात प्रबंधन से संबंधित नीतियां होती हैं। इनका प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति के उपकरण निम्न प्रकार से भी हैं। पहला करारोपण, दूसरा सार्वजनिक व्यय, तीसरा सार्वजनिक ऋण और चौथा हीनार्थ प्रबंधन। 33वां प्रश्न है, रिकार्डो वेरो समतुल्य किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है पहला मौद्रिक नीति, दूसरा निर्यात आयात नीति, चौथा राजकोषीय नीति और चौथा है औद्योगिक नीति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय नीति। रिकार्डो वेरो समतुल्य राजकोषीय नीति से संबंधित है। रिकार्डो वेरो समतुल्यता यह प्रतिपादित करती है कि व्यक्ति का बचत व्यवहार सरकारी व्यय से एक ही प्रकार से प्रभावित होता है, चाहे इसकी वित्तीय व्यवस्था कर के द्वारा हो या सार्वजनिक ऋण के द्वारा हो। प्रभाव की दृष्टि से दोनों समतुल्य होंगे। जैसे कर दरों के परिवर्तन का कोई प्रभाव उपभोक्ता व्यय पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करदाता यह प्रत्याशा कर लेता है कि वर्तमान कर की दर में कटौती आवश्यक रूप से भविष्य में कर की दर में वृद्धि लाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रभाव की दृष्टि से दोनों कर तथा सार्वजनिक ऋण समतुल्य हैं, क्योंकि सार्वजनिक ऋण एक प्रकार का उत्तरभावी कर है। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का वित्त स्रोत है? हमारे ऑप्शन है पहला करारोपण, दूसरा घरेलू बचतें, तीसरा बाजार ऋण और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। सरकारें देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। इसके लिए वित्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त कहलाता है। सार्वजनिक व्यय मुख्य रूप से 3 तरीकों से वित्त पोषित होते हैं। पहला सरकारी राजस्व जिसमें सम्मिलित होते हैं कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों। दूसरा होता है हमारा सरकारी उधारी जिन्हें हम ब्याज ऋण भी बोलते हैं, और तीसरा होता है धन सृजन जो घरेलू वस्तुओं के रूप में होता है। 35वां प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था बताती है। ऑप्शन है पहला कीमत वृद्धि, दूसरा कीमत गिरावट, तीसरा कीमत नियंत्रण और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीमत वृद्धि। घाटे की वित्त व्यवस्था कीमत वृद्धि की ओर ले जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनात प्रबंधन से आशय उस अर्थव्यवस्था से है जो सरकार द्वारा बजट में हुए घाटे को पूरा करने के लिए अपनाती है। इसके अंतर्गत नए नोट छापकर या विदेशों से ऋण लेकर या आंतरिक ऋण लेकर घाटे को पूरा किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है जो स्फीतिकारी सिद्ध होती है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय है? पहला उपभोक्ता साख नियंत्रण, दूसरा उच्च रिजर्व की मांग, तीसरा उच्च मार्जिन की मांग और चौथा जनता से मांग जमा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनता से जमा उधार। जनता से जमा उधार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक राजकोषीय उपाय है। जनता से ऋण लेकर सरकार द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को कम कर देती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को रोकने के लिए राजकोषीय उपायों के तहत सरकार प्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करती है। साथ ही साथ सरकारी व्ययों में कटौती का भी सहारा लिया जाता है। 37वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन बाह्यता के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? हमारे ऑप्शन है, पहला वित्तीय नीति, दूसरा एकाधिकार का विनियमन, तीसरा सक्रिय मौद्रिक नीति और चौथा बाजार को नियंत्रण मुक्त करना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय नीति। बाह्यताओं के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय नीति सबसे अधिक प्रभावशाली होगी, क्योंकि वित्तीय नीति के माध्यम से सरकार बाह्यताओं को कम करने के लिए संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित कर सकती है, मानकीकरण निर्धारित कर सकती है तथा उभयनिष्ठ की त्रासदी की समस्या के निराकरण के लिए लोगों को लाइसेंसिंग प्रदान करके बाह्यताओं के अभाव को समाप्त किया जा सकता है। 38वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि। हमारा पहला ऑप्शन है, सरकारी व्यय बढ़ता रहे, दूसरा घाटे का वित्त पोषण नियंत्रण में हो, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय बढ़ता रहे। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति तब उत्पन्न हो जाएगी यदि सरकार व्यय बढ़ाता रहे। सरकारी व्यय में यह वृद्धि करों में कटौती करके या मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर या बॉन्ड जारी करके की जाती है। सरकारी व्यय में वृद्धि कुल व्यय, राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर को बढ़ा देती है, जिससे निजी निवेश कम हो जाता है। इसे राजकोषीय नीति में क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहा जाता है। 39वां प्रश्न है, यदि अर्थतंत्र तरलता पिंजर में होता तो। हमारे ऑप्शन है, पहला वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती, दूसरा मुद्रा नीति अधिक प्रभावशाली होती, तीसरा मुद्रा नीति वित्तीय नीति दोनों को क्राउडिंग आउट इफेक्ट बनाती और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि अर्थतंत्र जो धन से संबंधित होता है तरलता पिंजरे में होता तो वित्तीय नीति जो है वो अधिक शक्तिशाली होती। क्यों? क्योंकि राजकोषीय वित्तीय नीति के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के उन क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है जिनके द्वारा सरकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार तथा मूल्य स्तर के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। 40वां प्रश्न है, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से कर को प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है, पहला मॉडरेट, दूसरा वैट, तीसरा लाभ कर और चौथा उत्तराधिकार कर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैट। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के अंतर्गत वैट कर को प्रस्तावित किया जाता है। वैट वस्तुतः बहुल चरण बिक्री कर है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से छूट मिलती है। सार्वजनिक फर्मों को वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि में से अन्य फर्मों से खरीदी गई राशि वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को घटाने के बाद जो बच जाता है वही मूल्य संवर्धन कर होता है। 41वां प्रश्न है, हीनाद प्रबंध नीति इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है, सरकार धीरे धीरे दिवालिया हो जाती है, दूसरा पश्चिमी उच्च उपभोग स्तरीय जीवन शैली को बल मिलता है, तीसरा ऊंची समय मांग प्राप्त होती है और चौथा है मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। जब कभी सरकार की आय उसके व्यय से कम हो जाती है तो बजट में इस प्रकार उत्पन्न होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे हीनाद प्रबंधन कहते हैं। इस घाटे को सामान्यतः 3 प्रकार से पूरा किया जाता है। पहला विदेशी ऋण द्वारा, दूसरा आंतरिक ऋण द्वारा और तीसरा नई मुद्रा जारी करके।
और हीनात प्रबंधन की यदि प्रतिकूल प्रभाव की हम बात करें तो अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर स्फीतिक दबाव बनाया जाता है। दूसरा, आय की असमानताओं में भी वृद्धि होती है। और तीसरा, हम कह सकते हैं कि विनियोग ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 280 के अंतर्गत हर 5 साल बाद निम्न की नियुक्ति की जाती है। हमारे ऑप्शन है, पहला आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा वित्त आयोग और चौथा बैंकिंग सेवा आयोग। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। भारतीय संविधान की धारा के अनुसार हर 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की गठन सूची की मंजूरी दी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए केंद्र के करों में हिस्सा का 41% करने का सुझाव दिया, जो कि पिछली अवधि में 2015 से 2020 की तुलना में 1% कम है। तैंतालीसवां प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा है। हमारे ऑप्शन है, पहला मुद्रा आय अनुपात, दूसरा साख द्रव्य अनुपात, तीसरा घाटा आय अनुपात और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। घाटे की वित्त व्यवस्था की सबसे सुरक्षित सीमा में इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं क्या हैं। यह मुद्रा पूर्ति तथा सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर, साख के आकार को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाए और साधनों की गतिशीलता के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न और मूल्यों का नियंत्रण। 44वां प्रश्न है, बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला, शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, दूसरा शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों द्वारा, तीसरा केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। घाटे की वित्त व्यवस्था सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की एक विधि है जो व्यवहार में निम्न प्रकार से पूरी की जाती है। पहला, केंद्रीय बैंकों से ऋण, दूसरा केंद्रीय बैंक से नकद शेष निकलवाना, तीसरा नए नोट जारी करना तथा उनका संचालन करना। वर्तमान में बजटीय घाटे की पूर्ति में इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। 45वां प्रश्न है, राजकोषीय नीति संबंधित है। ऑप्शन है, पहला करेंसी के निर्गम तथा चलन से, दूसरा निर्यातों तथा आयातों से, तीसरा मौद्रिक नियंत्रण उपायों से और चौथा सार्वजनिक आय तथा व्यय से। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक आय तथा व्यय से। राजस्व या लोक वित्त सरकार के वित्त से संबंधित है तथा इनके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली नीति सामान्यतः राजकोषीय बजटरी नीति के नाम से जानी जाती है, जिसमें सरकार की सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा उसके प्रबंध से संबंधित उन नीतियों से है जिनका प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता आदि आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करती है। 46वां सवाल है, सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर सूचक है। पहला राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा बजटीय घाटा और चौथा प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक घाटा। वर्तमान बजटरी व्यवहार से उत्पन्न घाटे को ज्ञात करने के लिए हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं और इसे हम प्राथमिक घाटा के नाम से जानते हैं। जैसे प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज अदायगी है।
47वां प्रश्न है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम व्याख्या लागू किया गया। नियम कब लागू किया गया? तो हमारे ऑप्शन है, पहला 2003 में, दूसरा 2004 में, तीसरा 2005 में और चौथा 2006 में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। केंद्र एवं राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लाए गए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 26 अगस्त 2023 को पारित हुआ तथा इसे वर्ष 2004 में प्रभाव में लाया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 2004। 48वां प्रश्न है, बाजार एक यंत्र है। हमारे ऑप्शन है, राजकोषीय नीति का, दूसरा मौद्रिक नीति का, तीसरा आर्थिक नीति का और चौथा निर्यात नीति का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति का। पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की प्रमुख भूमिका है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति और महामंदी दोनों का कोई स्थान नहीं है। अतः राजकोषीय नीति के विभिन्न अंग इस प्रकार हैं: बजट, कर नीति, राजकीय व्यय, राजकीय कार्य और सार्वजनिक ऋण। हमारा 49वां और अंतिम सवाल है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। हमारे ऑप्शन है, पहला आर्थिक वृद्धि, दूसरा रोजगार की उत्पत्ति, तीसरा कीमतों में स्थिरता और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। सरकार की आर्थिक नीति का एक भाग जो कर और अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने और उसे विभिन्न मदों पर खर्च करने का निर्णय करता है। राजकोषीय नीति को लागू करने वाला मुख्य साधन बजट है। इसका उद्देश्य रोजगार की उत्पत्ति, आर्थिक वृद्धि और कीमतों में स्थिरता लाना है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी ही बहुउपयोगी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।